फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे हम टाइम ऑफ सप्लाई। हमने स्टार्ट किया था टाइम ऑफ सप्लाई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टॉस। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे इनवॉइस कैसे इश्यू करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, सेल्स इनवॉइस इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। लेकिन उससे पहले हम अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसमें मैंने बताया था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, वो भी नॉर्मल केसेस में, नॉट फॉर अ रिवर्स चार्ज। उसमें टाइम ऑफ सप्लाई मैंने बताया था डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे और डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे। उन दोनों में जो अर्लियर डेट होगी, जो पहले डेट आएगी, वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन जब हम अपना गुड्स कैसे बेचते हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। कैसे बेचते हैं, अप्रूवल बेसिस पे, मतलब रिसिपिएंट को यहाँ पे अप्रूव करना है, उसके बाद ही क्या माना जाएगा, सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है TOS इक्वल टू बिफोर और एट द टाइम ऑफ बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। क्या बोला है, प्रोविजंस कहते हैं कि आप इन दोनों डेट्स को ले लीजिए, उसके बाद उसमें जो डेट पहले आए वो मान लीजिए अपनी टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है, या तो पहले या उसके उसी टाइम पर, एट द टाइम में उसी टाइम पर क्या हो चुकी हो सप्लाई, उस टाइम पर कर दीजिए आप इनवॉइस को इश्यू। हम देख रहे हैं इनवॉइस की डेट फाइंड आउट कर रहे हैं। हम किसकी डेट को फाइंड आउट कर रहे हैं, इनवॉइस की डेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। किस केसेस में, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में। क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मिस्टर ए, इनकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। एग्जाम्पल में लेते हैं मिस्टर ए, जिनकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। इन्होंने मिस्टर बी को ट्रांसफर किए, क्या ट्रांसफर किए, 100 पीस। मैंने बोला कि मिस्टर ए जो कि कौन है, सप्लायर है। ओके, मिस्टर बी रिसिपिएंट है जो कि होलसेलर है और इनका काम मैन्युफैक्चरिंग है। मिस्टर ए का इन्होंने ट्रांसफर किए 100 पीसेस ऑफ ड्रेस, 100 पीस ड्रेस के। ओके, लेकिन मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी से कि आप एक काम करिए, आपको इसमें से जितने पीस समझ आते हैं आप उतने रख लीजिए। ऐसा चलता है ना नॉर्मल ट्रेडिंग में। और क्या होता है कॉमर्शियल ट्रेड में कि मिस्टर ए क्या करता है, सप्लायर रिसिपिएंट को भेज तो बहुत सारे पीस देता है, लेकिन उसमें ये बोलता है कि आपको जितना इसमें समझ आता है, जितना आपको पसंद आता है उतना आप रख लीजिए, उसके बाद हमें क्या कर दीजिए, जो नहीं पसंद आता है वो मुझे आप वापस कर दीजिए। तो सेम वही 100 पीसेस उसने भेजे, किसने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। ओके, मिस्टर बी रिसिपिएंट। ओके, देन एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने कब भेजे, 1 अगस्त को भेजा, 1 अगस्त 2020 को इन्होंने भेजा। लेकिन मिस्टर बी ने जो अप्रूवल दिया, मिस्टर बी ने अप्रूवल दिया कि मुझे ना इसमें से केवल 85 पीस ही समझ आए हैं। कितने पीस समझ आए उनको, 85। ओके, तो इसमें मिस्टर ये फंस जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि जब मैं यहाँ पर इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मिस्टर के भी कितने पीसेस लेंगे। हो सकता है वो 80 भी ले सकते थे, हो सकता है 75 भी ले सकते थे। एक कंडीशन ये भी थी कि वो पूरे 100 पीस भी ले सकते थे, लेकिन मिस्टर ए को यहाँ पर समझ नहीं आया कि वो कितना पीस लेंगे। तो उस वजह से क्या हुआ, मिस्टर ए को यहाँ पर इनवॉइस कितने पीसेस का इश्यू करे वो नहीं समझ आया। लेकिन जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा, जिस दिन ये अप्रूवल हो जाएगी सेल को, उस दिन, जिस दिन ये सेल क्या हो गई, अप्रूव हो गई, अप्रूव हो गई, डेट मीन्स सेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, सेल कंप्लीट हो गई। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन की डेट को, डेट मीन्स
बिफोर और एट द टाइम, या तो इससे पहले या इस टाइम पर, जिस टाइम पे अप्रूवल हुआ वो डेट ऑफ इनवॉइस ले लीजिए, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन मिस्टर ए ने रिमूव किया था, रिमूव कब किया था, 1 अगस्त को रिमूव किया था, तो उस डेट की डेट ले लीजिए, वहां से 6 मंथ आप काउंट कर लीजिए। इन दोनों में जो अर्लियर आएगा वो हम मानेंगे डे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, ऐसा होता है कभी कभी, तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि क्या होता है, ये अप्रूवल ही नहीं करता है रिसिपिएंट, काफी टाइम बीतता जाता है, लंबा टाइम बीतता जाता है, लेकिन वो क्या नहीं करता, रिसिपिएंट अप्रूवल नहीं देता है। इस वजह से सेकंड प्रोविजन भी इन्होंने डाल दिया, आपने जब रिमूव किया था उससे आप 6 मंथ काउंट कर लीजिए और वही मान जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1 अगस्त को इन्होंने रिमूव किया था एंड लेट्स से 5 अगस्त को अप्रूव कर दिया था, 5 अगस्त 2020 को। ओके, तो यहाँ पे 6 मंथ हम काउंट करेंगे, दैट मीन्स 1 फरवरी और 5 अगस्त विच एवर अर्लियर, तो डेट मीन्स 5 अगस्त हमारी क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। होप समझ आ गया बच्चों आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपने न्यू टॉपिक पर, जिसका है ना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन गुड्स में जब टाइम ऑफ सप्लाई हम देखते हैं वो केवल दो ही चीज होती है, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और सेकंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। तो हम इसमें भी सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट को हम समझ ही चुके हैं। डेट ऑफ पेमेंट तो हमेशा कैसे होती है, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पहली डेट कौन सी होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन पेमेंट लिया, और सेकंड डेट होती है जिस दिन पेमेंट एंटर किया बैंक अकाउंट में। इन दोनों में जो अर्लियर डेट होगी वो मानी जाती है हमारी डेट ऑफ पेमेंट। ओके, अब बात करते हैं इनवॉइस की। तो इनवॉइस की डेट हम लगातार कंटिन्यूअसली क्या देखते जा रहे हैं, सेम एज इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी वो देखते हैं। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। तो उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में। उसकी डेफिनेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 32 में। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेम डेफिनेशन एज इट इज, लेकिन क्या डिफरेंस किया गया है, यहाँ पर जैसे मैंने गुड्स लिखा है मीन्स अ गुड्स, वहां लिखा हुआ है मीन्स अ सर्विस। ओके, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स अ गुड्स, क्या बोला, मीन्स अ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन सेम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में दे रखी है, मनी एंड सिक्योरिटी को वहां से एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड करना है। मीन्स द गुड्स, वो सारे गुड्स जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में कवर होते हैं, वो सारे गुड्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोवाइडेड, या तो जो दे चुके हैं सप्लायर रिसिपिएंट को, उसकी सप्लाई कर चुका है, या एग्री टू बी प्रोवाइडेड। मतलब एग्री टू बी प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि एग्रीमेंट हो चुका है। आई थिंक कि उसने जो है क्या ले चुका है, वो एक तरीके से डिपॉजिट ले चुका है, इनिशियल डिपॉजिट ले चुका है, या फिर हो सकता है वो क्या ले चुका है, पहले से ही उसका पैसा ले चुका है। तो एग्रीमेंट हो चुका है कि वो उसे फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडेड, एग्री टू बी प्रोवाइडेड, कॉन्ट्रैक्ट, डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो फ्यूचर में उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। कंटिन्यूअसली और रिकरेंट बेसिस, यहाँ पे दो वर्ड का इस्तेमाल किया है, कंटिन्यूअसली और रिकरेंट बेसिस। पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है और रिकरेंट क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है, जैसे मेरी आज फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में क्या होता है, एलपीजी गैस की बहुत ज्यादा नीड रहती है। मेरी फैक्ट्री किस चीज की है, मेरी फैक्ट्री लेट कर लेते हैं कि वो किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, लेकिन मेरी फैक्ट्री को सबसे ज्यादा एलपीजी गैस की नीड होती है। तो अब एलपीजी गैस को कंटिन्यूअस बेसिस में मेरी फैक्ट्री में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी ही क्या है, एक कंपनी है, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको क्या दूंगा, एलपीजी गैस दूंगा, वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे दूंगा। आप जैसे ही क्या करेंगे, मैं आपकी फैक्ट्री पर सबसे पहले लेके आऊंगा, पाइपलाइन लेकर आऊंगा, वो आपकी फैक्ट्री से कनेक्ट करूंगा, आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे आपको एलपीजी गैस अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूअस का मतलब। आपको समझ नहीं आया मुझे लगता है। इसका मतलब ये कि कंटिन्यूअस का मतलब वो आता ही जा रहा है, चलता है, रेगुलरली चल रहा है, आप जब चाहे वो आपके लिए अवेलेबल है।
लेकिन हम रिकरेंट की बात करेंगे तो रिकरेंट में एक माइनर सा डिफरेंस है। रिकरेंट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में जो न्यूज़पेपर वाला आता है, आज मॉर्निंग में वो न्यूज़पेपर देके गया, लेकिन कल मॉर्निंग में जब वो न्यूज़पेपर देने आएगा तो आज की मॉर्निंग से लेके कल की मॉर्निंग तक जो डिफरेंस होगा वो हो गया रिकरेंट। रिकरेंट में होता तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, एक डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इन द सेंस कि आज से लेके आज न्यूज़पेपर देने से लेके कल के न्यूज़पेपर देने तक क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। वो भी कंटिन्यूस, लेकिन वो क्या है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन कंटिन्यूस में आप जैसे ही अपने घर की एलपीजी गैस को ऑन करते हैं, वो कंटिन्यूसली आती रहती, जैसे वायर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, आती कंटिन्यूसली चल रही है। उसका बिलिंग क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे आपको होता रहता है। लेकिन याद रखेंगे उसके बीच में, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सप्लायर ने रिसिपिएंट के साथ क्या किया हो, कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि मैं आपको कंटिन्यूसली ये चीज प्रोवाइड करूंगा, या फ्यूचर में मैंने एडवांस ले लिया, मैं फ्यूचर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है इसके लिए। वेदर और नॉट, क्या बोला, वेदर और नॉट, बहुत अच्छी बात बोली। चाहे तो या ना हो, चाहे तो या ना हो, वेदर और नॉट बाय वायर, केबल, पाइपलाइन और कंड्यूट। दैट मीन्स या तो तारों से या केबल से या पाइपलाइन से इसका यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो। कंड्यूट का मतलब ये होता है खेतों में क्या होता है, पानी जाता है, एक खेत से दूसरे खेत में क्या जाता है, पानी जाता है। उसके लिए हम एक मेड टाइप की तैयार करते हैं मिट्टी की, उसे हम बोलते हैं कंड्यूट। उसके थ्रू क्या जाता है, पानी जाता है उसके थ्रू, चाहे वो हो या ना हो। डेफिनेशन में स्पेसिफिकली बोला है इन चीजों का इस्तेमाल किया गया हो या ना किया गया हो, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, कॉन्टिन्यूस ही मानेंगे। ओके, लेकिन उसने बोला वेयर, लेकिन सप्लायर को क्या करना है, इनवॉइस द रिसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। क्या बोला, लेकिन सप्लायर इनवॉइस इश्यू करेगा, किसको, रिसिपिएंट को इश्यू करेगा रेगुलरली। कैसे रेगुलरली इश्यू करेगा, मतलब महीने की 7 तारीख भी हो सकती है, वो महीने की 1 तारीख भी हो सकती है, अगले वाले महीने का 30 तारीख भी हो सकती है, लेकिन इनवॉइस उसको इश्यू करना मैंडेटरी है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वायर केबल ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन सप्लायर का क्या होना चाहिए, इनवॉइस इश्यू करना मैंडेटरी है। ओके, हम ये समझ गए कि अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। ओके, चलिए अब मैं देख लेती हूँ इसकी इनवॉइस की डेट क्या होगी। ओके, आ जाते हैं डेट पर। चलो पहले हम इनवॉइस से सीखने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है एक, क्या है, कंपनी। इसको क्या जरूरत है, एलपीजी गैस की जरूरत है। इसकी नीड क्या है, एलपीजी गैस की जरूरत है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, IOC कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या देंगे, एलपीजी गैस देंगे। मैंने तो एलपीजी गैस का लिया है एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के द्वारा आती है, जो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेट्रोलियम गैस। ओके, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो क्या देगा, इसको एलपीजी गैस देगा। उसने बोला ओके डन, मैं आपको दूंगा, लेकिन आप याद रखिए कि मैं आपको जो इनवॉइस इश्यू करूंगा वो अगले महीने की 7 तारीख को इश्यू करूंगा। उसने बोला ओके डन। उसने क्या किया, स्टेटमेंट इश्यू कर दिया। क्या इश्यू किया, स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि आपने जो फर्स्ट पहली तारीख को आपने जो गैस ली है वो 1001 केजी ली है, और नेक्स्ट महीने 2 को 1002 केजी ली है। ऐसे करके ऐसे पूरा स्टेटमेंट चलता रहा। ये हो गई 30 तारीख। 30 तारीख को आपने जो गैस ली है, मुझसे ली है 1000 मान लीजिए 8। तो स्टेटमेंट आया, इसने इश्यू कर दिया XYZ कंपनी को। उसने बोला ओके डन, लेकिन जो इनवॉइस की डेट क्या होगी मुझे यहाँ ये देखना है। स्टेटमेंट इश्यू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो गैस दे रहा है उसको कंटिन्यूसली, ओके दे रहा है। स्टेटमेंट आया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट जो देना था वो 7 को देना था, 7 अगस्त को इश्यू करना था। लेकिन क्या हुआ, IOC कंपनी का जो ऑनर था वो XYZ कंपनी में उससे पहले ही पहुंच गया। जब वो पहले पहुंच गया तो क्या हुआ, IOC कंपनी का जो ऑनर था जो पहले पहुंच जाएगा इसके पास,
तो XYZ कंपनी ने बोला ओके आप आ गए हैं तो आप एक काम करिए, पेमेंट भी आप लेते ही जाइए। आप क्या करिए, पेमेंट भी आप लेते ही जाइए। ओके, जब आप पेमेंट लेके जाइए, स्टेटमेंट तो आपका बाद में आता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो गए थे मिस्टर IOC कंपनी इनके यहाँ, वो गए थे 1 अगस्त को चले गए, मानते हैं 1 अगस्त को चले गए और अज्यूम करते हैं कि पेमेंट भी जो है वो रिसीव हो गया 1 अगस्त को। पेमेंट की कब इश्यू हो गया, 1 अगस्त को। अब डेट ऑफ इनवॉइस क्या माने, डेट ऑफ इनवॉइस क्या माने, स्टेटमेंट जो इश्यू हुआ अगले महीने की 7 तारीख को, जो मैंने अज्यूम किया है 7 अगस्त है, लेकिन उनके ऑनर पहले ही उनके यहाँ पहुंच गए बाय डिफॉल्ट किसी भी काम से, तो उनको पेमेंट मिल गया 1 अगस्त को। ओके, तो प्रोविजंस क्या कहते हैं कि आप एक काम करिए, डेट ऑन विच स्टेटमेंट इज इश्यू, डेट ऑन विच स्टेटमेंट इज इश्यू और डेट ऑन विच पेमेंट इज रिसीव्ड विच एज द केस मे बी, या तो ये या ये, इसमें अर्लियर नहीं आएगा। इसमें याद रखेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में ये अर्लियर वाला कोई सिस्टम नहीं है, एज द केस में बी, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, इसमें से दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। या तो डेट ऑन विच स्टेटमेंट जब इशू हुआ, जिस दिन आपको पेमेंट मिला, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो मानी जाएगी हमारी डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं अपना न्यू टॉपिक, स्मॉल अमाउंट अप टू ₹1000। इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोविजंस में ऐसा दे रखा है कि जब रिसिपिएंट पेमेंट करता है सप्लायर को एडवांस रुपीज, वो भी कितने एडवांस रुपीज पेमेंट कर रहा है, अप टू ₹1000, 1000 तक अगर सप्लायर क्या करता है, रिसिपिएंट क्या करता है, सप्लायर को पेमेंट करता है 1000 रुपए तक एडवांस, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो देखते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, पहले मैं एग्जांपल से बताती हूँ इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। जैसे BSNL कंपनी है, कोई फोन टेलीकॉम कंपनी है। ओके, BSNL कंपनी ने क्या किया, अपनी कस्टमर एग्जांपल लेते हैं आरती को बिल इश्यू किया, दैट मीन्स इनवॉइस इश्यू किया। उस इनवॉइस का जो अमाउंट था मैं लेके चलती हूँ 1660 रुपीज। ओके, 1660 रुपीज अमाउंट था, लेकिन ये जो इनवॉइस इश्यू हुआ था वो 15 जनवरी को इश्यू हुआ था, बिकॉज ये दिसंबर का पेमेंट था, तो इनवॉइस इश्यू हुआ था 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2020 को इनवॉइस इश्यू हुआ। ओके, ये दिसंबर 19 का था बिल। ओके, तो लेके आरती ने क्या किया, 1660 ना पे करके इसने क्या किया, एक पूरा लमसम अमाउंट पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो आरती ने जो पे किया वो कर दिया 2000 रुपीज। कितना पे किया, 2000 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे पता करेंगे, इजिली 1660 रुपीज की अगर हमसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछी जाएगी तो हम इजिली बता सकते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस दैट मीन्स 15 जनवरी, और उसने जो पेमेंट किया है, लेट कर लेते हैं एग्जाम्पल में 20 जनवरी 2020, तो डेट ऑफ पेमेंट इसमें और इसमें जो अर्लियर होगा वो क्या माना जाएगा, ₹460। किसके लिए मैं पूछ रही हूँ भी, 1660 के लिए क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, वो होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दैट मीन्स 15 जनवरी क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। किसके लिए, 1660 के लिए। फॉर एक्सेस अमाउंट, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एक्सेस अमाउंट जो मिस आरती ने पे किया BSNL कंपनी को, एक्सेस अमाउंट, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, 340। अब इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। किसके लिए, जो एक्सेस अमाउंट मिस आरती ने पे कर दिया BSNL कंपनी को, इट विच इज मेंशन इन द इनवॉइस, विच इज इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, जो उसने एक्सेस अमाउंट 340 जो पे किया, उसके लिए क्या माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, उसको हम देखते हैं। जिस दिन सप्लायर दैट मीन्स BSNL कंपनी नेक्स्ट मंथ का अपना बिल इश्यू करेगी और इस अमाउंट को एडजस्ट करेगी और इसके अगेंस्ट में क्या करेगी, इनवॉइस इश्यू करेगी, वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रुपीज एक्सेस अमाउंट, और दैट मीन्स 340। लेट करते हैं BSNL कंपनी ने इश्यू किया
किसका बिल इश्यू किया? जनवरी मंथ का। जनवरी मंथ का इश्यू किया बिल मिस आरती को। ओके, मिस आरती को ₹250 का बिल आता है मिस आरती का। कौन से महीने का बिल इश्यू कर रही है वो? जनवरी का। कौन से महीने का? जनवरी का। 15 फरवरी को। कब कर रही है? 15 फरवरी को। ओके, तो आप क्या करेगी? बीएसएनएल कंपनी जो एक्सेस अमाउंट था ₹4.340 इसको एडजस्ट करेगी। एडजस्ट करने के बाद जो आएगा तो मिस आरती को जो पेमेंट करना पड़ेगा 2040 प्लस माइनस 340, डेट मीन्स 1710 रुपीज, 1710 रुपए का उनको पेमेंट करना है। ओके, लेकिन जो 340 का मेनली मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, 340 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन ये 340 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, जिस दिन सप्लायर क्या करेगा? इनवॉइस इश्यू करेगा अगेंस्ट ₹340, देन वो माना जाएगा इसका टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई इसका जो माना जाएगा वो माना जाएगा जनवरी के महीने में, दैट मीन्स फरवरी में जो इसका इनवॉइस इश्यू हुआ। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ स्मॉल अमाउंट, एडवांस अमाउंट अप टू ₹1000। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर और इंटरेस्ट और लेट फीस। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर ये होता है, आजकल क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर हमें क्या मिलते हैं? रिटर्न में वाउचर मिलते हैं। वो हमारे रिडीमेबल वाउचर होते हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। हो सकता है उन वाउचर पे आइडेंटिफिएबल वाउचर है कि आप इसके अगेंस्ट में यही आप परचेज कर सकते हैं, या आइडेंटिफिएबल नहीं होते हैं, डेट मीन्स उसके अगेंस्ट आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो वाउचर के केस में सेम प्रोविजन दे रखा है कि वाउचर अगर आइडेंटिफिएबल है, वाउचर क्या है? आइडेंटिफिएबल है। वाउचर पर क्या है? मेंशन करके रखा है कि आप इसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल शूज ही परचेज कर सकते हैं। वाउचर पे ये स्पेसिफाई किया है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट केवल शूज ही परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हैं। डेट मीन्स वाउचर इज आइडेंटिफिएबल। ओके, वाउचर क्या है? आइडेंटिफिएबल है। तो इसका मतलब आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। क्या होगी डेट? जिस दिन वो वाउचर क्या हुआ? इश्यू हुआ। जिस दिन वो वाउचर क्या हुआ? इश्यू हुआ। डेट मीन्स जिस दिन वो वाउचर क्या हुआ? इश्यू हुआ, वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। एक फॉर अनदर केसेस में क्या होता है? वो वाउचर क्या होते हैं? आइडेंटिफिएबल नहीं होते हैं। आइडेंटिफिएबल नहीं होते हैं, उस केस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? वो भी देख लेते हैं। उस केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन हमने उसके अगेंस्ट परचेज की और जो भी चीज परचेज की, जिस भी वैल्यू की चीज परचेज की, मैं जाती हूँ आज किसी भी स्टोर्स पे अपने ग्रोसरीज को लेने, उसके किसके अगेंस्ट? वाउचर के अगेंस्ट परचेज करने जाती हूँ। तो मैंने उससे क्या परचेज किया? ग्रोसरी परचेज की, लेकिन वाउचर पे ऐसा कोई भी स्पेसिफाई नहीं था कि आपको ग्रोसरी ही परचेज करना है। ओके, तो फिर क्या माना जाएगा? जिस दिन मैंने रिडम्पशन किया वाउचर का, वो मानी जाएगी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, इंटरेस्ट और लेट फीस। किस पर? इंटरेस्ट एंड लेट फीस। इसमें क्या होता है? बहुत सिंपल है। जिस दिन डेट ऑफ एक्चुअली, जिस दिन मुझे एक्चुअली रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस, जिस दिन सप्लायर क्या रिसीव करता है? एक्चुअली में रिसीव कर लेता है लेट फीस और इंटरेस्ट को, वो डेट मानी जाती है टाइम ऑफ सप्लाई। डेट मीन्स मैंने सप्लाई रिसिपिएंट से बोला अगर आपने मेरा पेमेंट 1 मंथ के अंदर नहीं किया तो देन यू विल चार्ज इंटरेस्ट। आपको क्या पे करना पड़ेगा? देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट। आपको क्या पे करना पड़ेगा? मुझको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन जिस दिन सप्लायर रिसीव करेगा उस इंटरेस्ट अमाउंट को या लेट फीस को, वो माना जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई। फिर आज हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए? आज हमने कंप्लीट कर लिया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस,
और स्मॉल अमाउंट अप टू ₹1000 वाला, और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस। ये हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में हमने कंप्लीट किया है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। ओके, सो थैंक यू सो मच।